फैलेसिस। आज हम फैलेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो जनरल फैलेसिस हैं आर्ग्यूमेंट के हवाले से। तो फैलेसिस को अंडरस्टैंड करने से पहले ऑब्वियसली वी हैव टू रिफ्रेश द नॉलेज अबाउट आर्ग्यूमेंट। वो क्या था, किस तरीके से डेवलप किया जाता था, उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स या एलिमेंट्स कह लें कौन से हैं। तो आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा कि डिफरेंट एक क्लेम होता है जिसमें डिफरेंट रीजंस जो कि रेलेवेंट रीजंस होती हैं प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि जो कंक्लूजन पेश किया जा रहा है उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वट एवर वी आर क्लेमिंग अबाउट, उसके लिए एक प्रॉपर रीज़न, जो करेक्ट रीज़न है वो प्रोवाइड करना जो है वो एक आर्ग्यूमेंट के अंदर पॉसिबल होता है। तो इसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट एक ऐसी प्रेजेंटेशन ऑफ रीजंस है किसी भी क्लेम के हवाले से, जिसमें कि हम कुछ भी कंक्लूड कर रहे होते हैं, या हम अपने क्लेम को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि उसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ रीजंस पाया जाता है और उन रीजंस की बेस पे एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो हमने पढ़ा ऑलरेडी कि आर्ग्यूमेंट के अंदर वी हैव टू डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें प्रेमिसेस होते हैं और कंक्लूजन होता है। प्रेमिसेस आपकी वो फाउंडेशन है या सपोर्टिव रीजंस हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपके कंक्लूजन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि वट एवर यू आर गोइंग टू कंक्लूड उसके लिए ये रीजंस वैलिड हैं। या वो जो बात आप कर रहे हैं, कोई एक रिमार्क अगर आप दे रहे हैं किसी के बारे में, कोई क्लेम कर रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों आपने ये बात की। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने आर्ग्यूमेंट का लेबल दिया था। अब ये प्रेमिसेस ऑफ कोर्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होती हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होती हैं, जिसमें के स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही होती है टू द कंक्लूजन। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सपोज थर्ड स्टेज वाली बात जो है वो फर्स्ट स्टेज पे करें, और फर्स्ट स्टेज वाली सेकंड पे, और सेकंड वाली बात जो है वो आप थर्ड स्टेज पे करें, तो इट विल नॉट बी अ प्रॉपर सीक्वेंस फॉर प्रोवाइडिंग अ लॉजिकल सपोर्ट टू योर कंक्लूजन। इसलिए ज़रूरी है कि प्रेमिसेस एक इस तरह अरेंज मैनर में हो कि वो कंक्लूजन को सपोर्ट प्रोवाइड करें। हमने जिस तरह से सिलोजिज्म में भी डिस्कस किया था कि हम पहले माइनर क्लास का रिलेशनशिप एक मिडिल क्लास के साथ देख रहे हैं, फिर मेजर का रिलेशनशिप मिडिल क्लास के साथ देख रहे होते हैं, और फिर उस कंपैरिजन की बेस पे हम माइनर और मिडिल का रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। अगर ऐसा हो कि पहले आप माइनर का मिडिल के साथ रिलेशनशिप बता दो, फिर आप माइनर और मेजर का रिलेशनशिप बता दो, और उसके बाद मेजर और मिडिल का रिलेशनशिप बता दो, तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगा, वो फ्लो नहीं बनेगा रिलेशनशिप का। तो इसलिए कंक्लूजन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रेमिसेस मस्ट बी इन प्रॉपर ऑर्डर और अ सीक्वेंस। अब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट अगर आपने बिल्ड करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली जो भी क्लेम आप कर रहे हैं, जो भी कंक्लूडिंग रिमार्क आप दे रहे हैं, या कोई भी अपनी बात कर रहे हैं, उसके पीछे आपके पास एक पूरा, हम कह सकते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, उस एलिमेंट के बारे में, उस वो कोई इंडिविजुअल है, वो कोई सिचुएशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई कुछ भी है, जिसके बारे में आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जब कंप्लीट नॉलेज होगी तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू बिल्ड डिफरेंट प्रेमिसेस जो कि रेलिवेंट होंगी और सपोर्टिव होंगी और एक प्रॉपर सीक्वेंस में होंगी। जब तक आपको पूरी नॉलेज एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं होगी जिसके बारे में आप क्लेम बना रहे हैं, तो फिर आपके लिए गुड प्रेमिसेस को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो भी कंक्लूजन है उसको फुल सपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन योर नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो नॉलेज होना ज़रूरी है, गुड प्रेमिसेस का होना ज़रूरी है, प्लस गुड प्रेमिसेस की एक अच्छी सपोर्ट आपके कंक्लूजन को मिल रही होनी चाहिए। वो ऐसी आएँ बाएँ शाएँ आप नहीं कर रहे होंगे, वो बिल्कुल लॉजिकली जो रिलेटेबल स्टेटमेंट्स हैं आप उनको जो है एज अ सपोर्टिव
स्टेटमेंट्स आप अपने कंक्लूजन के लिए जो है प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा जो भी मोस्ट रेलिवेंट पार्ट होगा किसी इशू का, किसी सब्जेक्ट का, किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी इंडिविजुअल का, आपने उसको कंसिडर करना है और उसी की बेस पे आपने एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जो है वो साइडवेज में ट्रैक्स को फाइंड आउट करें या इधर उधर की बातें करके या कुछ भी फॉर द सेक ऑफ प्रेमिसेस आप कुछ भी उसमें ऐड कर दें। फिर क्या होगा कि आप जो भी बात करेंगे, जैसे हम पहले भी हमने डिस्कस किया था एक दफ़ा कि आप अगर कोई मॉरल लेसन है वो बेसिकली कंक्लूजन होता है, उसके लिए आप कोई स्टोरी लिखते हैं या कोई एक स्टोरी लिखते हैं, उसकी बेस पे यू वांट टू कंक्लूड, तो वो कंक्लूजन अगर वो स्टोरी से रिलेटेड नहीं होगा, स्टोरी कुछ और है, आप सोचते हैं कि अच्छा ये जो कंक्लूजन इसने दिया है वो तो इसमें कहीं पे भी नहीं था या उसका रिफ्लेक्शन इस पूरी स्टोरी के अंदर नहीं था, दैट मीन्स कि वो वेग या यूजलेस या हम कह सकते हैं कि इररेलेवेंट प्रेमिसेस होंगे उस कंक्लूजन के लिए। तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक समवन पॉसिबल कि वो आपकी बात से कन्विंस हो, या जो आप सपोज उनसे कुछ मनवाना चाहते हैं या कोई ऑफर उनके सामने आप रखते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, किसी चीज़ की बेस पे अगर कोई रूल आप बनवाना चाहते हैं, तो अगर आपका ट्रैक सपोर्टिव नहीं होगा कंक्लूजन के लिए, आपके प्रेमिसेस सपोर्टिव नहीं होंगे, रेलेवेंट नहीं होंगे, तो फिर आपका जो अल्टीमेट पर्पस है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्लेम को एक अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये आते हैं कि समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम इंडिविजुअल्स कि वो एक अच्छी सपोर्ट या अच्छे अच्छे प्रेमिसेस प्रोवाइड कर सके टू देयर कंक्लूजन, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दी क्लेम जो कि वो बना रहे हैं। तो ऐसे ही इररेलेवेंट अगर आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या उसमें रेलेवेंस में भी फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं या कोई भी इस तरह का जो कि आपको लगता है कि नहीं लॉजिकली इट्स नॉट गोइंग गुड, और जो आप क्लेम बना रहे हैं उसके लिए दीज आर नॉट प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट, तो वो एरर्स कंसिडर किए जाएंगे। तो ऐसे एरर्स या ऐसे ब्लंडर्स या ऐसी मिस्टेक्स जो कि आपके आर्ग्यूमेंट या आपके क्लेम को एक साउंडनेस, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे, जो आपके आर्ग्यूमेंट को अगर उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो वो इनवैलिड भी हो सकता है ड्यू टू वेग एंड इन इरेलीवेंट प्रेमिसेस। तो वो फिर क्या है, आप एक अच्छा आर्गुमेंट बिल्ड नहीं कर सकते हैं, आप रीडर को या लिसनर को कन्विंस नहीं कर सकते हैं अबाउट वट एवर यू आर टेलिंग देम, या जो आप उनसे एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं या जिस भी चीज़ के लिए आप कन्विंस करना चाह रहे हैं। तो ऐसा कोई भी एरर, ऐसी कोई भी मिस्टेक, ऐसा कोई भी ब्लंडर या ऐसी कोई भी फेलियर इन बिल्डिंग करेक्ट रीजनिंग फॉर द कंक्लूजन विल बी रेंडर्ड एज आर्ग्यूमेंट इनवैलिड। अब कोई भी इस तरह की आप इलॉजिकल रीजनिंग देंगे या कोई भी रेलिवेंट रीजनिंग देंगे, या अगर आप अपनी प्रॉपर रीजनिंग बिल्ड नहीं कर पा रही हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं fallacy is an error in logical reasoning in an argument or a persuasive text। आर्ग्यूमेंट बेसिकली आपका परसुएसिव टेक्स्ट ही होता है, आप किसी बात के लिए कन्विंस करने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेमिसेस। तो उसमें अगर कोई फेलियर होगा, कोई एरर होगा, तो फिर वो ऑब्वियसली फैलेसी होगी, क्योंकि वो मिस्टेक है, वो फैलेसी है और जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। और इस टाइप के अगर डिफेक्ट्स होंगे किसी आर्ग्यूमेंट में, फैलेसीज अगर लाई कर रही होंगी किसी आर्ग्यूमेंट में, तो वो आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड, अनसाउंड और वीक बना देते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड फ्री ऑफ फैलेसी आर्ग्यूमेंट, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो और जो भी आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है उसको फुलफिल कर सके। अब लॉजिकल फैलेसीज क्या हैं? फैलेसीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ फ्लॉड रीजनिंग दैट
seduce or often persuade us but are not logically sound and will lead to faulty conclusions. कि बज़ाहिर तो वो रीज़न्स होती हैं, लेकिन अगर उनको लॉजिकली देखा जाए तो उनका कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा होता। जैसे ये कह दिया जाए कि उसने जो है वो स्नीज़ किया, छींक मारी और लाइट चली गई। इट्स लॉजिकली इनकरेक्ट एंड लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, हो सकता है एक्सीडेंटली समटाइम्स या मैनी टाइम्स ऐसा हुआ हो कि व्हेनेवर अ पर्सन इज स्नीजिंग तब लाइट गई हो, बट लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि एक बंदे की स्नीजिंग की वजह से लाइट जा सकती है, तो ये अनसाउंड बन जाएगा। इसी तरह से कोई भी लॉजिक या कोई भी रीज़न प्रोवाइड करना किसी भी पर्पस के लिए, अगर वो उससे रिलेट नहीं कर पा रही होगी तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्लॉज कह सकते हैं रीजनिंग के अंदर, जो कि बज़ाहिर हमें लग रहे होते हैं कि ठीक है, वी आर परसुएडेड बाय ड्यू टू दीज रीजनिंग, और हमें लग रहा होता है कि ठीक है, हम कन्विंस हो गए और समटाइम्स हो भी जाते हैं, लेकिन लॉजिकली वो इनकरेक्ट रीजनिंग होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब हमें लॉजिकल फैलेसीज को एनालाइज करने की अंडरस्टैंडिंग हमारे में होगी, तो हमारे लिए अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ईजियर होगा। जब हमें पता होगा कि किस किस टाइप की फैलेसीज होती हैं या किस किस टाइप की फैलेसीज की वजह से एक आर्ग्यूमेंट वीक हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड सम रीजन, सम प्रेमिसेस जो कि अप्रोप्रिएट और मोस्ट रेलिवेंट होंगे, सो दैट हमारी बात की एक जो वैल्यू है, उसकी वर्थ है, वो बनी रहे और उसको कंसिडरेबल समझा जाए। इसी तरह से जब आप आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग में स्ट्रोंगर होंगे, जब आपको पता होगा कि ये मिस्टेक्स हैं इस चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ के हवाले से जब आपको पता होता है, यू आर एबल टू डू अ टास्क इन एफिशिएंट मैनर, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर इसको एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, आप एक्सपर्ट होगी उस काम के। इसी तरह से क्वालिटी एनहेंस करनी है, तो क्वालिटी एनहेंस करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो उसके अंदर फिर आपको जब कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा, तो उसमें आप उसको क्रिटिकली देख सकते हैं, आप क्रिटिक कर सकते हैं कि इसके अंदर ये फैलिसीज हैं, ठीक है, ये इसने खामखा एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की है, एक्चुअली ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। तो फिर आप वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, एक तो अपना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर वैलिडिटी ला सकते हैं, प्लस उस एबिलिटी की वजह से आप दूसरों के आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं। अब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फैलेसीज हैं। एक फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस है, इसको हम कैटेगरीज या टाइप्स कह लें फैलेसीज की, या डिफरेंट आप ग्रुप्स कह लें या कैटेगरीज कह लें या लेवल्स कह लें, कुछ भी। तो ये फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस है एक, और एक फैलेसीज ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस है। अब इनके लेबल से ही आपको समझ आ रही होगी कि फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस का मतलब ये कि आप इररेलेवेंट बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इररेलेवेंट प्रेमिसेस प्रोवाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर कंक्लूजन। वो कोई रेलेवेंस नहीं है उनकी आपस में, उनकी कोई तुक नहीं बन रही होती, उनका कोई रिलेशनशिप जो हमने कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा वो उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता है। प्लस सेकंड टाइप है फैलेसीज ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस, मतलब ये कि जितनी अमाउंट ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड होती है उतनी अमाउंट ऑफ एविडेंस प्रोवाइड नहीं की जा रही होती है एक आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो वो इनसफिशिएंट एविडेंस हो जाएगा। फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस का मतलब ये हुआ कि ये मिस्टेक्स हैं इन रीजनिंग दैट अकर बिकॉज द प्रीमाइस और प्रेमिसेस आर लॉजिकली इररेलेवेंट टू द कंक्लूजन, कि वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो सपोर्ट प्रॉपर जो प्रोवाइड करनी चाहिए उन प्रेमिसेस को एक कंक्लूजन के लिए, वो ऐसी कोई सलाहियत नहीं रखते हैं या वो रिलेटेबल नहीं है। और इनसफिशिएंट एविडेंस में क्या है कि वो लॉजिकली रेलेवेंट तो हैं, लेकिन सफिशिएंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं टू द कंक्लूजन।
अब ये 2 कैटेगरीज कह लें या 2 अम्ब्रेलाज कह लें, इनके अंडर फिर कुछ सब हेडिंग्स आती हैं, कुछ सब टाइप्स आती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। फैलिसीज ऑफ रेलिवेंस, हमने पढ़ा कि इसमें इररेलेवेंट लॉजिक क्रिएट की जा रही होती है, इररेलेवेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही होती है टू दी कंक्लूजन। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट सब टाइप्स में एक पर्सनल अटैक है, देन अटैकिंग द मोटिव है, आप किसी को पर्सनली अटैक कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल रीजन और द आर्ग्यूमेंट, आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स या उसकी किसी क्वालिटी की वजह से या उसकी किसी हैबिट की वजह से आप उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो पर्सनल अटैक हो सकता है। देन अटैकिंग द मोटिव है, अगले बंदे की नीयत पे शक करना कि उसका मोटिव या उसका पर्पस क्या है ये सब करने के पीछे, अगर कुछ अच्छा या बुरा कर रहा है तो उसका उसमें क्या सेल्फ इंटरेस्ट है। फिर लुक हु इज टॉकिंग, नॉर्मली हम देखते हैं कि वो इंडिविजुअल खुद वैसा कुछ नहीं कर रहा होता लेकिन ज्ञान बांट रहा होता है, वो दूसरों को जो है वो उस चीज़ की प्रीच कर रहा होता है कि दिस इज़ अ गुड थिंग यू मस्ट डू इट, और खुद वो कर नहीं रहा होता। इसी तरह से टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, कि अगर एक ग्रुप भी सपोज गलत है दूसरा ग्रुप भी गलत है या हर तरफ सब गलत ही हो रहा है तो आप भी गलत अगर करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ राइट थिंग, तो इस टाइप की भी अगेन फैलेसी होती है। देन स्केयर टैक्टिक्स है, इसी तरह से अपील टू पिटी है, बैंड वैगन आर्ग्यूमेंट है, रेड हेरिंग है, इक्विवोकेशन है, और सर्कुलर रीजनिंग या बैगिंग द क्वेश्चंस। इन सारी टाइप्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं, और उनके लिए हम ट्राई करेंगे कि कम से कम एक एग्जांपल हम डिस्कस करें। फैलेसीज ये इररेलेवेंस वाली फैलेसीज हैं, इनमें आपने ये देखना है कि वट एवर इज द क्लेम, उस क्लेम के अंदर जो रीजन दी जा रही है वो इररेलेवेंट होगी, तो इररेलेवेंस जरूर होनी चाहिए, हमने इस चीज को यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई करना है। पर्सनल अटैक फर्स्ट है टाइप ऑफ फैलेसीज जो कि रेलेवेंस में आती हैं। रिजेक्ट समवंस argument or claim by attacking the person rather than the person's argument or claim. Suppose you are not liking someone, आपको वो बंदा पसंद ही नहीं है, और जो बंदा पसंद नहीं है हम लोग क्या करते हैं कि वो जितनी ही अच्छी और खरी बात क्यों ना कर रहा हो, हम सिर्फ उस बंदे की वजह से उस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा आइडिया किसका है, फलां का, सॉरी ये तो बिल्कुल इनवैलिड है, एंड वी आर यूज टू डू इट, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कर रहे होते हैं। तो इफ द पर्सन इज नॉट एक्सेप्टिंग समवंस आर्ग्यूमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ एनी ट्रेट ऑफ द इंडिविजुअल जो कि आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके पर्सनल रीजंस की वजह से अगर किसी के वैलिड आर्ग्यूमेंट को डिनाई किया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा, तो पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप, ये इरेलीवेंस में आएगा, लेकिन इसमें रीजन क्या बन रही है, पर्सनल अटैक। हम इसमें किसी भी एक कोई भी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के आर्ग्यूमेंट को सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट कर देता है कि वो जो भी मिस्टर एक्स वाई जी हैं उनका आइडिया है या उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये बिल्ड किया है, तो उसको विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो ठीक है नहीं ठीक है हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये इरेलीवेंस में आ जाता है, ये पर्सनल अटैक में आ जाता है। तो हम इसमें उस आर्ग्यूमेंट की वर्थ को एनालाइज नहीं करते, उसके मेरिट्स उसके बेनिफिट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, बल्कि हम आर्ग्यूअर पे पर्सनली अटैक करते हुए उसके आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मिस्टर एक्स वाई जी इज अ बैड पर्सन देयरफॉर हिज आर्ग्यूमेंट मस्ट बी बैड, मतलब व्हाट इज दिस, टोटली इररेलेवेंट, कि एक सिचुएशन है उसमें किसी ने कोई सजेशन अगर दिया है दैट माइट बी रेलिवेंट, लेकिन बिकॉज ऑफ योर डिसलाइकिंग आप उस पर्सन को पसंद नहीं करते हैं, आप उसके आर्गुमेंट को भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो दिस इज व्हाट वी नेम एज पर्सनल अटैक। एग्जाम्पल है जो भी ये एलिसन स्मिथ हैं इज अ बैड मदर whose idea of parenting is leaving her children with the nanny। अब नैनी के साथ बच्चे को छोड़ना है या आया के साथ बच्चे को छोड़ना वो छोड़ती है मिस्टर एलिजन स्मिथ, ठीक है, दैट्स व्हाई शी इज अ बैड मदर। Therefore,
We shouldn't listen to her ideas on improvements in the college classroom. अब वो अच्छी माँ नहीं है, क्यों अच्छी माँ नहीं है? क्योंकि वो अपने बच्चे को आया के पास छोड़ती है ड्यू टू हर अदर कमिटमेंट्स। इसलिए हमें कॉलेज क्लासरूम में इम्प्रूवमेंट के हवाले से उसका कोई आइडिया जो है वो उससे लेना नहीं चाहिए, उसके आइडिया को सुनना नहीं चाहिए। टोटली इररेलेवेंट कि वो अच्छी माँ है या नहीं है, डजेंट मीन कि वो कॉलेज क्लासरूम में अगर कोई सजेशन देगी तो वो भी खराब होगा, बिकॉज यू आर परसीविंग हर एज अ बैड मदर। इट डजेंट मीन कि वो इम्प्रूवमेंट के हवाले से कुछ अच्छा सजेशन नहीं दे सकती है। लेकिन सिर्फ इस बेस पे, क्योंकि आपके ख्याल में नैनी पे के पास बच्चों को छोड़ने वाली माएँ अच्छी माएँ नहीं होती हैं, दैट्स वाई जो ये मिसेस हैं ये एक अच्छी मदर नहीं है, और अच्छी मदर आपके नज़रिए में नहीं है, इसलिए कॉलेज क्लासरूम के इम्प्रूवमेंट के हवाले से उनसे कोई आइडिया भी नहीं लिया जाएगा। हमारे यहाँ अक्सर ये फंडा होता है कि एक बंदा है, उसने कोई गलती कर दी है, उसकी उस गलती को आपने पूरी उम्र माफ़ नहीं करना, और ज़िंदगी के हर मैदान में जहाँ पे भी वो कोई सजेशन देगा आप उसको पर्सनली अटैक करते हुए उसके आर्ग्यूमेंट को, उसके सजेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये इररेलेवेंस वाली फैलेसी है। अब कॉलेज क्लासरूम में की इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकता है वो ज़्यादा वर्दी सजेशंस दे सकती हो, लेकिन बिकॉज इन योर ओपिनियन शी इज़ अ बैड मदर, सो उसका जो आइडिया है वो भी अच्छा नहीं होगा, वो भी एक बैड आइडिया होगा। तो टोटली इररेलेवेंट हैं दोनों प्रॉब्लम्स या दोनों सिचुएशंस। लेकिन यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि वो बैड मदर है तो इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी शी विल गिव यू बैड आइडियाज, और इस वजह से आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। देन देर इज अनदर टाइप ऑफ फैलेसी जो कि रेलिवेंस के ही अम्ब्रेला के अंडर आती है, दैट इज द अटैकिंग द मोटिव। किसी की नीयत पे शक करना, किसी की मोटिव पे, किसी के पर्पस पे, किसी की इंटेंशन पे एक सवाल रखना। An arguer criticizes a person's motivation for offering a particular argument or claim rather than examining the worth of the argument or claim itself। हम क्लेम पे नहीं जा रहे हैं, हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि वो जो इंडिविजुअल है वो क्या सोचता है, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसका अपना फ़ायदा क्या है इसमें, वट एवर ही इज सजेस्टिंग टू अस, ज़रूर उसका बेनिफिट होगा। X is biased or has questionable motives, एक्सेस आर्गुमेंट और क्लेम शुड बी रिजेक्टेड। क्योंकि आपको उसकी नीयत पे शक हो रहा है, दैट्स वाई यू आर रिजेक्टिंग दी आर्ग्यूमेंट विदाउट नोइंग कि हो सकता है वो वैलिड आर्ग्यूमेंट हो, वट एवर द रीजन द पर्सन एक्स इज प्रोवाइडिंग टू यू वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको उसकी नीयत पे शक है, हमारे यहाँ ये भी अक्सर होता है, तो ऐसे लोगों के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है, कमाल claims that LUMS is the best business school in पाकिस्तान। अब ये कमाल ने क्लेम किया है कि लम्स बेस्ट बिजनेस स्कूल है पाकिस्तान में, बट वाई शुड बी लिसन टू हिम? हमें उसको सुनना ही क्यों है? बीइंग अ लम स्टूडेंट ऑफ कोर्स ही वुड से दैट। हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अगर अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी अच्छी बात करता है तो हम लोग फ़ौरन से रिजेक्ट करते हैं कि छोड़ो, ये तो खुद वहाँ पे पढ़ता है तो ये अपनी यूनिवर्सिटी को बुरा कैसे कहेगा? अपनी यूनिवर्सिटी को बुरा कहेगा दैट मीन्स कि उसकी डिग्री भी एम ही है, तो इसलिए ये तो कुछ भी बोलेगा, अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये कोई भी बात नहीं करेगा। अक्सर फ्रेंड्स में ऐसा होता है कि किस दो फ्रेंड्स हैं, उनमें से किसी के बारे में दूसरे से आप कोई भी एक फ्रेंड जो है दूसरे की हमायत में कुछ बोलता है तो कह दिया जाता है कि हाँ तुम उसी के फ्रेंड हो, उसी को सपोर्ट करोगे, तुम क्यों उसकी साइड नहीं लोगे? तो इस बेस पे वट एवर द पर्सन इज टेलिंग यू अबाउट द अदर फ्रेंड, आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बेस क्या बना रहे हैं कि ये तो उसका फ्रेंड है, ये अपना रिलेशनशिप उससे ख़राब क्यों करना चाहेगा, ये तो उसकी हाँ में हाँ ही मिलाएगा। तो आप पर्सनली अटैक कर रहे हैं उसके मोटिव के ऊपर, उसकी इंटेंशन के ऊपर। तो ये अगेन इररेलेवेंट है कि बात ठीक है या नहीं ठीक है, आप उस पर जा ही नहीं रहे हैं, आप कहीं और से ये देख रहे हैं कि उसकी नीयत में जो है कोई ना कोई मसला है। इसी तरह से अनदर टाइप ऑफ फैलेसी इज लुक हु इज टॉकिंग। हमारे यहाँ बहुत होता है, नमाज पढ़ो, खुद तो पढ़ता नहीं है, बस बाकियों को लगा रहता है, सच बोलो, खुद तो बोलता नहीं है और बाकियों को लगा रहता है।
ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो, खुद तो ये कर रहा है और हमें मना कर रहा है। या हमारे यहाँ किसी को अगर स्पेशली लड़ाइयों में ये काम हो रहा होता है कि तमीज़ के दायरे में रहो, तो मज़ाक में या तंज़िया तौर पे कह दिया जाता है कि देखो बात कौन कर रहा है, कह कौन रहा है। मतलब ये कि वो खुद इतना बदतमीज़ है और वो दूसरों को कह रहा है कि बदतमीज़ी मत करो। So it's all about look who is talking. An arguer rejects another person's argument or claim because that person fails to practice what he or she preaches. अब जो वो कहता है एक इंडिविजुअल, वो खुद नहीं वैसा करता, इसलिए आपको वो जो भी नसीहतें करता है आप उस पे अमल दरामद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं करता। वो कौन होता है कहने वाला? पहले खुद तो ये काम कर ले, फिर वो नसीहतें करे। हमारे यहाँ ये भी बहुत आम होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी जो फैलेसीज ऑफ इररेलेवेंस हैं वो हमारे कल्चर के अंदर मौजूद हैं। X fails to follow his or her own advice. That's why Mr. X claim or argument should be rejected. वो खुद तो अमल नहीं करता, तो इसलिए उसकी बात हम क्यों सुने। जैसे हमारे यहाँ अक्सर बड़े कहते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। सिबलिंग्स में से कोई ऐसे कह रहा हो तो कहते हैं कि हाँ, जब तुम इस एज में थे तो तुम तो सब करते थे। तो ये वो वाला आर्गुमेंट आ जाता है। एग्जाम्पल है, डॉक्टर कहता है अपनी पेशेंट को यू शुड क्विट स्मोकिंग, और पेशेंट कहता है, पेशेंट के सामने वो कुछ स्मोकिंग अगर कर रहा हो या पेशेंट जानता हो कि ये स्मोकर है, तो ऑब्वियसली वो यही बात करेगा, आई डेफिनेटली क्विट व्हेन यू क्विट, कि अगर इतनी ये डेंजरस है हेल्थ के लिए तो व्हाई डोंट यू क्विट दिस स्मोकिंग। तो इस बात पे वो डॉक्टर की बात नहीं मानेगा, क्योंकि डॉक्टर खुद भी कभी कभी स्मोकिंग कर रहा होता है। तो अगर ये इतनी डेंजरस हो तो डॉक्टर भी मत स्मोकिंग करे। इसी तरह से फादर अगर कह रहा है अपने सन को स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ एंड एक्सपेंसिव, आई होप टू नेवर सी यू डू इट। वो एक होप बना रहा है, वो बेटे को बता रहा है कि ये एक्सपेंसिव है और हेल्थ के लिए ये इंजूरियस है। स्मोकिंग के ऊपर एक नसीहत की जा रही है बाय द फादर। और सन का क्या जवाब है? बट यू डिड इट व्हेन यू वर माय एज देयरफॉर आई कैन डू इट टू। कि ये तो जब मेरी एज में आप थे, आपने भी किया, तो मैं भी कर सकता हूँ। अब ये इररेलेवेंट है, लेकिन अगेन हम इस टाइप के क्लेम, इस टाइप के आर्गुमेंट कर रहे होते हैं और ये इररेलेवेंस में आ जाता है। देन अनदर टाइप ऑफ फैलेसी जो कि इररेलेवेंस के अम्ब्रेला के अंडर आती है, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। ये भी बहुत चलता है हमारे कल्चर में। An arguer attempts to justify a wrongful act by claiming that some other act is just as bad or worse. एक खराबी हो रही है तो बाकी खराबी भी कर लो तो क्या फर्क पड़ता है? Others are committing worse or equally bad acts, therefore my wrongful act is justified. सारी क्लास में चीटिंग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। सारे ही स्मोकर्स हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। सारे ही लेट आते हैं तो मैं भी लेट आ सकता हूँ। अब ये इररेलेवेंट है, लेकिन एक चीज गलत हो रही है इन प्रैक्टिकली, तो आपको लगता है कि इट्स अ गुड थिंग। जैसे अक्सर चीजें हो रही होती हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि सब कर रहे होते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड थिंग, या ठीक है कल्चर का हिस्सा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सब कर रहे होते हैं तो आई कैन डू इट टू, मेरे लिए भी ये अलाउड है। Examples: I don't feel guilty about cheating on Dr. Boyer's test. Half the class cheats on his test. अब डॉक्टर बॉयर्स जो है उनके टेस्ट में चीटिंग करने पे मुझे गिल्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि आधी से ज़्यादा क्लास तो चीटिंग करती है उनके टेस्ट में और ये सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये मेरे लिए भी अब ठीक होगी, ये मेरे लिए भी एक राइट थिंग होगी। इसी तरह से अगर सारे लड़ते हैं तो उसमें जो नहीं लड़ा वो भी अगर लड़ लेगा तो क्या होगा? या जैसे बचपन में अक्सर होता था कि मदर मना कर रही होती हैं कि तुमने उसको क्यों मारा, तो आगे से लॉजिक क्या होती थी? इसने पहले मुझे मारा,
मतलब दैट इज जस्टिफाइड कि उसने मारा सो हम भी मार सकते हैं। तो ये टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। अब ये कोई रेलेवेंस नहीं है उसको मारा क्यों है, रीजन उसके पीछे ये थोड़ी होगी कि उसने मारा दैट्स व्हाई यू आर हिटिंग योर सिस्टर और ब्रदर। अगेन इररेलेवेंट। यहाँ पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे